सुप्रभात बच्चों। आज के हम हिंदी की कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं हिमालय की बेटियां। जो पाठ हम शुरू कर चुके थे, एक भाग इसका हम पढ़ चुके हैं। आज दूसरा भाग हम पढ़ने जाएंगे। पहले भाग में आपने देखा कि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय में काफ़ी चंचल रूप में होती हैं। उसको एक बच्चे की तरह बताया गया है और जैसे ही वो मैदानी इलाकों में आते हैं वो बिल्कुल शांत और गंभीर हो जाते हैं। उनका पाठ चौड़ा हो जाता है और काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे ही वो पर्वत से निकलती हैं तो वो हिमालय बेचारा अकेला हो जाता है। उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यानी कि उनकी बेटियों के जाने के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अब उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल जिसको कुभा भी कहा जाता है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सब क्या है? ये सब नदियों के नाम हैं। रावी, सतलुज, व्यास, चनाब इत्यादि जितने भी, ये सब क्या है? नदियों के नाम हैं। इधर क्या आप नदियों के नाम देखेंगे? कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी। ये आजकल आप न्यूज़ अगर खोल के देखेंगे न्यूज़ चैनल में तो आजकल सब इन्हीं की चर्चा है। ये नदियाँ अभी पूरे उफान पर हैं। यहाँ पर नदियों में बाढ़ आई हुई है। तो आपको अगर देखना हो तो न्यूज़ में इनके बारे में आप और जान सकते हैं अच्छे से। ठीक है। तो हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में कहा जाए तो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ऐसी नदियां हैं जिनमें इनमें से अधिकतर नदियां जा कर के मिल जाती हैं। ठीक है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, बल्कि इनमें बाकी सारी नदियां आकर के मिली हैं, ये कहना है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। एक तो ये हिमालय पर्वत से निकले हैं वो तो है ही, साथ ही हिमालय के जो ग्लेशियर से पिघला हुआ जो पानी है वो इनके जल का मुख्य स्रोत है, ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी। और दूसरी बात, जैसे कि बताया पहले ही, कि बाकी सारी नदियाँ भी इनमें कहीं कहीं पर आकर के मिलते जाती हैं, इसलिए इनका स्वरूप जो है और विराट हो जाता है। हिमालय के पिघले हुए दिल की, हिमालय, यहाँ पर फिर से मानवीकरण अलंकार किया गया है हिमालय को, और उसके पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, यानी कि जो ग्लेशियर का पानी है या नदियों का जल है उसको कहा गया है। ठीक है। तो इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। संस्कृत भाषा में देखा जाए तो इसके भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किए गए हैं। स्त्रीलिंग में नदी होता है और पुल्लिंग में नद होता है। ठीक है। तो यहाँ पर महानद कहने का मतलब बहुत बड़ी नदी। महानदी सुने हैं आप नाम, वैसे ही महानद, बड़ा नद कह सकते हैं। ठीक है। तो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। पुराणों में देखा जाए या साहित्य में आप यदि देखेंगे तो नदियों का पति कहा जाता है, सरित पति कहा जाता है किसको? समुद्र को। नदी पह भी कहा जाता है, यानी कि नदियों के पति कौन है? समुद्र। क्यों? क्योंकि नदियाँ आखिर जाकर के किस में मिल जाती हैं? समुद्र से मिल जाती है। तो ये एक कल्पना की गई है, इतिहास में पुराणों में जो कल्पना की गई है कि नदियों का विवाह हुआ है समुद्र के साथ में। तो सारी नदियाँ क्या हैं? किसकी पत्नी हैं? इनकी। इनकी? समुद्र की। तो हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ठीक है। यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये भी कहाँ जाकर के मिल जाते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यानी कि जिन लोगों ने इन नदियों को केवल मैदानों में देखा है, हिमालय जाकर के नहीं देखा है, वो इस बात को शायद ही समझ पाएंगे, ये कहा जा रहा है। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं।
माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चे जो है अपने माँ बाप की गोद में खेलते हैं, है ना, उसी प्रकार से इन बालिकाओं का रूप यानी कि नदियों का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो। पहाड़ी आदमी कहने का मतलब जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है, जैसे उत्तराखंड हो गया और आपका हिमालय जो हो गया, कैलाश पर्वत जो हो गया, इन क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये बिल्कुल आम बात है। उनके लिए इसमें आकर्षक लुभावना कुछ न दिखेगा। लेकिन जो बाहर रहने वाले लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं रहते हैं, वो जब यहाँ जाते हैं तो उनको ये काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे आप ही हैं, आप जैसे पिकनिक वगैरह जाते हैं, किसी झरने को देख लेते हैं, समुद्र को देख लेते हैं, तो आपको बिल्कुल एक नया एडवेंचर आपको लगता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए वो सामान्य सी बात होती है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक वो भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यानी कि उन चंचल नदियों का पिता किसको कहा गया? हिमालय को, है ना। और उनका पति किसको कहा गया? समुद्र को। इसलिए हिमालय ससुर हो गया और समुद्र क्या हो गया? दामाद हो गया। ठीक है, तो हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई इनको झिझक महसूस नहीं हुई, ये कह रहे हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते हुए जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। कालिदास के बारे में आपने सुना होगा, संस्कृत के विख्यात कवि हैं, सबसे बड़े कवि माना जाता है, मूर्धन्य कवि माना जाता है संस्कृत के कालिदास को। उन्होंने एक खंड काव्य की रचना की है जिसका नाम है मेघदूतम, मेघदूत। ठीक है, उस मेघदूत में ये अपने पत्नी को मेघ के माध्यम से यानी कि बादलों के माध्यम से संदेश भेजना चाहता है। तो संदेश भेजने के समय में वो मेघों से यानी कि बादल से उस अपनी पत्नी तक जाने का जो मार्ग है वो बताना चाहता है। तो उसका जब मार्ग बताता है तो उस मार्ग में एक जगह पड़ती है, एक जगह आता है विदिशा। आप सुने हैं मध्य प्रदेश में ही है विदिशा जिला। उस विदिशा जिले में ही बहती है कौन सी नदी? बेतवा नदी, जिसको उस समय बेत्रवती कहा जाता था। तो उसमें बताया गया कि वहाँ पर भी मेघों को नायक बताया गया और नदियों को क्या बताया गया? उनकी नायिका बताया गया। तो वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी कि तुम्हारी उस प्रेयसी से, तुम्हारी उस पत्नी से या तुम्हारे प्रेमिका से तुम मिलकर के अवश्य जाना, ये कह रहा है। ठीक है, तो कालिदास को भी ये कहीं ना कहीं पता था, है ना, नदियों के विषय में, और ख़ास करके भारत के भूगोल के विषय में उनको काफ़ी अच्छे से पता था। तो अच्छे से इसको बता पाए हैं। यदि आपको मौका मिलता है तो उस काव्य को ज़रूर पढ़िएगा। तो वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी कि अवश्य तुम बेतवा नदी के ऊपर से होकर के जाना, ये कहना चाहते हैं। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, यानी कि मेघों को देख करके वो नदी प्रसन्न होगी। जाहिर सी बात है, जब मेघ बरसते हैं तभी तो नदियों में जल आता है। तो यदि मेघ वहाँ से जाएंगे तो नदियों में जल भर जाएगा, तो नदियाँ और कैसी हो जाएंगी? प्रसन्न हो जाएंगी। ठीक है, यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन रूपक यानी कि जैसा भी आप देख रहे हैं, हिमालय को सचेतन किया, मानवीकरण अलंकार किया गया। ठीक है, उसी प्रकार से नदियों को भी मानवीकरण किया गया, कहीं पर उसको बच्ची बनाया गया है तो यहाँ पर उनको प्रेमिका बता दिया गया है इत्यादि। तो उनको जैसे मनुष्य होते हैं जीते जागते मनुष्य, वैसे ही नदियों को भी जीता जागता सचेतन रूपक इसीलिए कहा गया है ना। जीता जागता रूप उनका पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। यानी कि जो लोग दोनों स्थानों पर जाकर मैदानों में भी नदियों को देख चुके हैं और उन पहाड़ी घाटियों को भी देख चुके हैं नदियों को, तो उनको दोनों स्थितियों में उनका रूप जो है नदियों का बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा। और वो भी यही कहेंगे कि ये नदियाँ पहाड़ों में अलग दिखती हैं और मैदानों में आकर के अलग दिखती हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर ये दार्शनिक हुए हैं,
हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में। और काफ़ी अच्छे साहित्यकार भी हैं। इन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी कि पूरे विश्व की माता कहा है। क्योंकि माता क्या करती है? माता अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उनका ध्यान रखती है हर प्रकार से। उसी प्रकार नदियाँ भी, नदियों से हमको जल मिलता है, नदियों से हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिससे हमको अन्न मिलता है। तो हमारे अन्न जल के लिए मुख्य स्रोत क्या है? नदियाँ। इसलिए इनको लोक माता कहा गया। जैसे माता अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, उसी प्रकार नदियाँ भी पूरे विश्व का भरण पोषण करती हैं, है ना। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? बेटियों के रूप में कहाँ पर देखेंगे हम इनको? बिल्कुल, पहाड़ों में। ठीक है, जहाँ पर ये खेलते आते हैं, है ना। वहाँ पर से कल कल चल चल ऊपर से नीचे झरने से बहते हुए, इसलिए वहाँ पर इनका चंचल रूप जो देखते हैं उनको बेटियाँ कहेंगे, है ना। तो बेटियों के रूप में देख लेंगे तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। जैसे यहाँ पर आपने वेत्रवती नदी, बेतवा नदी के बारे में कहा, वहाँ पर प्रेयसी बताया गया है, उसमें क्या हर्ज है। ठीक है, आगे और है, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने तो इन नदियों को दिया ही है। कई कवियों ने नदियों को बहन के रूप में भी चित्रांकन किया है, उनको बहन बताया है, अपनी कविताओं में उनको बहन का स्वरूप माना है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। ठीक है, ये भी अपने बारे में बता रहे हैं कि एक दिन इनकी भी भावना हुई थी कि उनको बहन कहा जाए। थोलिंग, थोलिंग कहाँ है? तिब्बत में। तो थोलिंग की बात है। मन उचट गया था। उचट गया था कहने का मतलब कहीं मन नहीं लग रहा था, तबीयत ढीली थी, है ना, यानी कि स्वास्थ्य इनका अच्छा नहीं था, तबीयत खराब थी कुछ। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। सतलज, आप ध्यान दीजिए, तिब्बत किधर है? भारत के उत्तर में। ठीक है, पूर्व उत्तर में कौन सा राज्य है, कौन सा देश है? तिब्बत। और ये नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? उत्तरी हिमालय से ही निकल रही हैं, सतलज इत्यादि। ठीक है, तो सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, नदियों के पानी में, नदी के पानी में अपना पैर लटका दिया। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। यानी कि नदी में जैसे ही इन्होंने पैर रखा, उनका मन कैसा हो गया? थोड़ी देर में मन ताज़ा हो गया। इनकी जो तबीयत खराब थी वो सब अच्छी हो गई, और जो मन उचट गया था, जो बोरियत इनको महसूस हो रही थी, वो भी बिल्कुल ताज़े हो गए। और ये गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाने लगे? ये गीत, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ये कविता इन्होंने लिखी। एक अच्छे कवि भी हैं, नागार्जुन। तो यहाँ पर अपनी सतलज बहन यानी कि उस नदी के लिए इन्होंने जो कुछ भी कहा, वही सब आप इस पाठ में लगभग पढ़ ही चुके हैं, है ना। यहाँ पर बहन कहा, और मुदित मन हटा खुमारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी कहने का मतलब यही बात, यानी कि जो इनका मन उचट गया था, तबीयत ढीली हुई थी, वो खुमारी इनकी हट गई, तबीयत ठीक हो गया इनकी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, शुरुआत में ही पढ़े हैं, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, बेटियों के जाने के बाद इनकी क्या दशा हुई है हिमालय की, ये भी आप पढ़ चुके हैं। प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, प्रकृति यदि नटी है, नटी कहने का मतलब तमाशा करने वाले जो होते हैं उनको नट नटी कहा जाता है, उनके चित्रित पट पर यानी कि उनके बताए हुए अभिनय पर, अद्भुत अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, यानी कि हिमालय का बिल्कुल अलग नया स्वरूप यहाँ पर दिखाई देगा। इसलिए जय हो सतलज बहन तुम्हारी, ये कविता में अपने कह रहे हैं। तो देखा आपने, नदियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नदियों का स्वरूप जैसा आप पर्वतों में देखते हैं, मैदानी इलाकों में वो बिल्कुल अलग हो जाता है। इन्हीं नदियों को पाठ के शुरुआत में इन्होंने माँ, दादी, मामी, है ना, मौसी इत्यादि कहा, और अंत में आते आते उनको बहन तक का स्वरूप इन्होंने दे दिया। यानी कि हर दृष्टि से वो नदियाँ क्या हैं? पवित्र हैं, ये कहना चाहते हैं। तो आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और जो कोई भी आपको कठिन शब्द लगे हैं इस पाठ में, उन्हें रेखांकित करके आप पूछ सकते हैं, और ज़रूर उसका आपको समाधान बताया जाएगा, जो भी उसका अर्थ है वो बताया जाएगा। और चाहता हूँ कि आप अगले इसके प्रश्नोत्तर के लिए तैयार रहें। अगली कक्षा में इसके प्रश्नोत्तर आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।